आज हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में महज एक नाम नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पहली सिस्टमैटिक और ग्लोबल एजुकेशन का असली ब्लूप्रिंट है। सोचिए, आज से करीब 1600 साल पहले भारत के बिहार में एक ऐसा शहर बसाया गया था जिसने शिक्षा का पूरा मतलब ही बदल कर रख दिया। चलिए इस पर थोड़ा गहराई से नज़र डालते हैं। एक तरफ आज के ये मॉडर्न यूनिवर्सिटी कैंपस जो कुछ दशकों या सदियों पुराने हैं, और दूसरी तरफ नालंदा जिसकी स्थापना 1600 साल पहले हुई थी, जब दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में मॉडर्न एजुकेशन का नाम निशान तक नहीं था। तब इस जगह ने लॉजिक, साइंस और कमाल के आर्किटेक्चर के दम पर ज्ञानहीन नई परिभाषा गढ़ दी थी। वाकई सोचने वाली बात है कि सदियों पहले बना एक कैंपस आज की मॉडर्न यूनिवर्सिटी से ना सिर्फ होड़ ले सकता था बल्कि उनसे कई आगे की सोच रखता था। वास्तुकला और प्रबंधन एवं अद्भुत व्यवस्था। यह कोई छोटा मोटा स्कूल नहीं था। पूरा का पूरा कैंपस 10 किलोमीटर के विशाल दायरे में फैला था। जरा सोचिए, उस जमाने में 10 किलोमीटर, इस लेवल की प्लानिंग और इतने बड़े इलाके का मैनेजमेंट अपने आप में अर्नब प्लानिंग की एक मास्टर क्लास है। और यह बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि वह लोग छात्रों की ज़रूरतों को लेकर कितने क्लियर थे। हर कमरे में सोने के लिए एक सुरक्षित जगह, ग्रंथों को रखने के लिए एक खास अलमारी और सबसे कमाल की बात, निजी अध्ययन करने के लिए शांत कोना। छात्रों की प्राइवेसी और फोकस का इतना बारीकी से ध्यान रखना जो आज के किसी भी प्रीमियर हॉस्टल या वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी से बिल्कुल कम नहीं लगता। बात सिर्फ कमरों और बिल्डिंग तक ही सीमित नहीं थी। अगर वहाँ के प्राचीन जल प्रबंधन की बात करें तो ड्रेनेज और पीने के पानी का सिस्टम इतना एडवांस था कि आज के मॉडर्न इंजीनियरिंग कॉलेज भी उसे देखकर दंग रह जाएंगे। 1600 साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन के स्वच्छ पानी की सप्लाई और ड्रेनेज का इतना सटीक नेटवर्क होना इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ और हैरान कर देने वाला नमूना है। धर्मगंज 9 मंजिला विशाल पुस्तकालय। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे यह जगह अपने सबसे खास हिस्से की वजह से जानी जाती थी। नालंदा की असली आत्मा उसका विशाल पुस्तकालय जिसे कहते थे धर्मगंज। और यह कोई एक बड़ा सा हॉल नहीं था बल्कि 3 विशाल इमारतों का पूरा एक समूह था। इन्हीं तीनों इमारतों में उस दौर का, और यह कोई एक बड़ा सा हॉल नहीं बल्कि 3 विशाल इमारतों का पूरा एक समूह था। और इन्हीं तीनों इमारतों में उस दौर का असीमित ज्ञान, विज्ञान और दर्शन बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित रखा गया था। इन इमारतों की ऊंचाई सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। इनमें से रत्नोदित नाम की इमारत पूरे 9 मंजिल ऊंची थी। सोचिए, प्राचीन काल में एक 9 मंजिला ऊंचा स्ट्रक्चर जिसमें लाखों की तादाद में किताबें। यह सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी बल्कि ज्ञान का एक ऐसा अभेद किला था जो आसमान को छूता और मीलों दूर से दिखाई देता था। लेकिन इस प्रतिष्ठित केंद्र में एंट्री पाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। क्या कभी सोचा है कि प्राचीन दुनिया का सबसे कठिन एंट्रेंस एग्जाम कौन सा रहा होगा? नालंदा के दरवाजे सबके लिए खुले जरूर थे, लेकिन यहाँ दाखिला मिलना इतना आसान भी नहीं था। अच्छे अच्छे विद्वानों के पसीने छूट जाते थे और इस मुश्किल प्रक्रिया का सबसे बड़ा हिस्सा था द्वारपाल। कैंपस के मेन गेट पर तैनात इस द्वारपाल के बेहद कठिन और पेचीदा सवालों का सही जवाब दिए बिना कोई अंदर कदम नहीं रख सकता था।
या प्राचीन विश्व की सबसे सख्त प्रवेश परीक्षा थी। द्वारपाल खुद भी बहुत बड़े स्कॉलर होते थे और जो इस कड़े मेंटल टेस्ट को पास करता बस उसी को अंदर जाकर शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलता था। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि नालंदा का असर भारत तक सीमित नहीं था। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया और यहाँ तक कि फारस से भी लोग सिल्क रोड के जरिए यहाँ आते थे और सिर्फ स्थानीय धार्मिक दर्शन नहीं पढ़ रहे थे, मेडिसिन, ग्राम और लॉजिक जैसे ढेरों विज्ञान यहाँ पढ़ाए जाते थे। यह साबित करता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत का एक सच्चा ग्लोबल सेंटर था। यहाँ के आंकड़े सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक, मतलब स्टूडेंट टीचर का रेशियो हुआ 5 और 1। आज के दौर में बड़े और महंगे इंस्टीट्यूट भी इतने बड़े रेसिडेंशियल सेटअप में ऐसा शानदार रेशियो मेंटेन करने के सपने देखते हैं। हर 5 छात्र पर एक गुरु का होना यह गारंटी देता था कि हर किसी पर पूरा व्यक्तिगत ध्यान दिया जा रहा है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि नालंदा ने दुनिया को एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट दिया। यही इस संस्था की असली ताकत और सबसे बड़ी पहचान थी। अब अगर ऐतिहासिक स्रोतों को पूरी निष्ठा के साथ देखें तो इस कहानी का एक बहुत ही दर्दनाक पहलू भी है। 12वीं सदी के आखिर में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया। इतिहास बताता है कि इस हमले के बाद वह विशाल 9 मंजिला लाइब्रेरी और उसकी लाखों अमूल्य किताबें कई महीनों तक लगातार जलती रही। यह एक ऐसा कड़वा सच है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन जो विद्वान वहां से बचकर निकले उन्होंने तिब्बत और पूरे एशिया में जाकर नई शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। ज्ञान को आग में जलाया नहीं जा सकता, वह बस नई जमीन पर जाकर अंकुरित होने लगा। इतिहास के इन परतों के नीचे अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे सोचने का नजरिया बदल सकता है, जिसे खोजा जाना भी बाकी है। नमस्कार।